हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 7 पौधों को जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। जो होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको हम सामान्यतः पेड़ कर देते हैं। जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। तो कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ धरती पर ही हरे धब्बे की तरह, जिसको ये शैवाल होते हुए कह देते हैं कि काई लगी हुई है, वो क्या है, हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। वो भी एक प्रकार के पौधे होते हैं। उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर हम अपने आसपास देखें, कुछ पेड़ हरे होते हैं, कुछ पेड़ के पत्ते हल्की सी लालिमा युक्त होते हैं, कुछ के हरे में भी हल्का सा पीलापन लिए हुए पत्ते होते हैं। लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे ही फूल ले लो, कुछ के फूल बड़े लाल रंग के, पीले, हरे, नीले होते हैं, लेकिन कुछ के फूल ही नहीं आते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे में, विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें ये हो गया, जो ये लंबा है, ये वाला, ये क्या है, पौधे का तना या पेड़ का तना हो गया। जो यहाँ पर ये है, ये पेड़ की पत्तियां होगी। अगर इनको ध्यान से देखें तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये पौधे की शाखाएं हो गई। तो इस तरह से हम इसके अलग अलग भागों को आसानी से नामांकित कर सकते हैं। जड़ जमीन के अंदर यहाँ पर इकट्ठा रहती है। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बाहर जाना है, आसपास घूमना है और उनके पेड़, तने, शाखाओं, इन सब का हमें अध्ययन करना। तो देखते हैं, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप नंबर 1। हमें 3 प्रकार के पौधे देखने हैं। कौन कौन से? पहले, जिनकी हाइट आपसे कम है, एक जिनकी हाइट आपके बराबर है, और तीसरी जिनकी हाइट आपसे बहुत ज्यादा अधिक है। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर हम किसी भी पौधे को पकड़कर हल्का सा मोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो तना कठोर है या कोमल है। क्योंकि अगर कोई कठोर है या फिर कड़ा है तो उसको हम मोड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे कि कोई कोमल है, सरसों का पौधा है, उसको हम आसानी से मोड़ेंगे, वो एक साइड को झुक जाएगा। नहीं, हमें सिर्फ उसे हल्का सा हाथ लगाकर मोड़ना, उसको तोड़ना नहीं है। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। जैसे कि इस तरह के हमारे लंबे पौधे या फिर लंबे पेड़ होते हैं, उनकी हम मोटाई इस तरह से माप सकते हैं। हाथों के द्वारा माप सकते हैं या फिर फीते के द्वारा हम उनकी जो चौड़ाई होती है वो माप सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है जिसके अंदर हमें ये सारी डिटेल भरनी है। टमाटर के पौधे की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। हाइट से टमाटर का पौधा हमेशा ही छोटा होगा क्योंकि उसकी लंबाई बहुत अधिक नहीं होती। हरे रंग का तना होगा, हाँ, कोमल भी होगा तना, मोटा और कठोर नहीं होगा। शाखाएं कहाँ से निकलती है? टमाटर की शाखाएं आधार से भी और तने के ऊपर से भी, दोनों जगहों से निकलती है। तो पौधे का संवर्ग होगा शाख। फिर आएगा आम। आम का पेड़ बहुत लंबा होता है, हरा तना नहीं होता है, मोटा और कठोर तना उसका होता है। शाखाएं कहाँ से निकलती है? तने के ऊपर वाले भाग से इसकी शाखाएं निकलती है। पौधे का संवर्ग, ये एक प्रकार का वृक्ष है। फिर आएगा नींबू। नींबू का पौधा होता है, वो लंबा होता है, लेकिन आम के पेड़ के जितना लंबा नहीं होता, वो आसपास इधर उधर फैला हुआ होता है। तो नींबू का जो पेड़ होता है उसकी क्या होता है? मोटा भी होता है और कठोर भी होता है। तने के आधार से, हाँ, तने के आधार से इसकी शाखाएं निकलती है। तो इसको किस वर्ग में रखेंगे? झाड़ी। जिस भी पेड़ की जो शाखाएं है तने के आधार से निकलेगी वो किस में आएगा? झाड़ी के अंदर आएगा। और जिसकी शाखाएं तने के ऊपर वाले भाग से निकलेगी वो किसके अंदर आएगा? पेड़ के अंदर आएगा। जैसे कि ये ए दिया हुआ है इस तरह का, ये है हमारा शाख, जिसके अंदर शाखाएं अधिक नहीं होती, एक ही होती है। अगर एक दो शाखाएं थोड़ी बहुत निकल भी गई तो वो बहुत अधिक लंबी नहीं जाएगी। दूसरी है झाड़ी। झाड़ी में क्या होता है कि जो शाखाएं होती है वो तने के नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती है। इधर से निकल जाएगी, इधर से भी निकल रही, हर जगह से शाखाएं निकली हुई है, तो फिर वो झाड़ी के समान दिखाई देगा। और जो पेड़ होता है, पेड़ में जो तने का आधार होता है कुछ दूरी पर खाली रहता है, उसके ऊपर से शाखाएं निकलना प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ये अंतर हुआ शाख, झाड़ी और वृक्ष में। पौधे को कम से कम क्षति पहुंचे इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार कोई भी ऐसा अनचाहा पौधा होता है जिसको हम नहीं उगाते। बगीचे में, गमले में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। अभी हमने फसल उगाई है,
मान लिया हमने कपास उगाई है, लेकिन कपास के बीच में अगर कोई घास उगी हुई है तो वहाँ पे क्या है, खरपतवार है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन पौधों को आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ से भिन्न होते हैं। संभवतः आपने विद्यालय घर पर पौधों की देखभाल करते हुए देखे होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी तथा विसर्पी लता के दो दो पौधे के नाम हमें लिखने हैं। हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें झाड़ी का नाम लिखना है, नींबू की झाड़ी होती है और बेरी की झाड़ी होती है। दूसरा आएगा विसर्पी। विसर्पी कौन कौन से होते हैं, जैसे मनी प्लांट की बेल हो गई, या फिर कोई भी जैसे कि हमारी मधुमालती की बेल हो गई, ये विसर्पी प्लांट के अंदर या विसर्पी लता के अंदर आते हैं। वृक्ष, आम का पेड़ हो गया, आम का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, तो ये वृक्ष के अंदर आते हैं। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी, अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्या है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये विसर्पी लताएं हैं। इनकी जो पेड़ की शाखाएं होती है वो स्वतः अपने सारे के नहीं खड़ी हो सकती, इनको सहारा देने के लिए इस तरह की कोई हमें युक्ति अपनानी पड़ती है। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा, तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं, ये हम जानते ही हैं। क्रियाकलाप नंबर 2, क्या चीजें चाहिए इसके लिए, हमें एक गिलास लिया, जल लिया, लाल रंग लिया और कोई भी शाकीय पौधा और एक ब्लेड हमने ले लिया। गिलास को 1/3 जल से भरे, जल में लाल रंग की कुछ बूंदे डाल दी, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है, डाल दिए। शाक के तने को गिलास में रखे, जैसे कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। इस तरह से हमें तने को काटकर हल्का सा इसके अंदर रख देना है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या इन शाखाओं के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा होगा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शाखाओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर चढ़ता है, अर्थात तना जल को संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे कि इसमें जगह जगह पर लाल रंग के धब्बे आ गए। तने में जल ऊपर चढ़ता हुआ तने के खुले सिरे पर विवर्धित दृश्य। तो जहाँ का तने का खुला सिरा होगा उसमें इस तरह से लाल रंग दिख जाएगा। फिर आती है हमारी पत्ती। आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियां देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसा है? नहीं, सब हर किसी पौधे की पत्ती व रंग, आकार में कुछ न कुछ फर्क हमें अवश्य दिखाई देता है, तो वे एक जैसी नहीं होती। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या आप सभी पत्तियों के पर्णवृंत होते हैं? यह आप बता सकते हैं? ये हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि पर्णवृंत होते हैं या नहीं। पत्ती तने से जिस भाग से जुड़ी रहती है इस हिस्से को क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। ये तना हो गया, ये पत्ती का पटल हो गया। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप ले। क्रियाकलाप नंबर 3 इसी के अंदर बताई गई है। पत्ती की छाप लेने का तरीका है, हमें क्या करना है, एक इस तरह का पेपर लेना है, इसके नीचे भी सफेद पेपर रखना है, मतलब पत्ती को 2 पेपर के ऐसे बीच में रख देना है। बीच में रखकर ऊपर वाले पेपर के ऊपर हमें पेंसिल से इस तरह से ब्लैक पूरा कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी पत्ती का डिजाइन होगा वो उसके ऊपर धीरे धीरे से इस तरह छप जाएगा। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। जैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से पत्ती का यहाँ पर डायग्राम छप जाएगा। तो पत्ती की जोन सी ये लाइनें पत्ती में दिखाई देती है, इनको क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? जो पत्ती के मध्य होता है यहाँ पर, मतलब जो पत्ती का बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो शिरा होती है ये थोड़ी सी मोटी होती है, और बाकी जो साइड वाली शिराएं होती हैं, मध्य वाली शिरा होती है ये मोटी होती है, और जो साइड वाली होती है वो कुछ बारीक होती है।
तो ये जो सी मध्य वाली मोटी सिरा होती है इसको मध्य सिरा कहते हैं। पत्ती पर सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जो इस तरह का डिजाइन बन गया है पत्ती के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। यदि ये डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो ये सिरा विन्यास जाली का रूप ही कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। जो ये वाला है, पहले वाला है ए पार्ट है, ये है जाली का सिरा विन्यास। और जो इसमें पार्ट नंबर 2 में लंबी लंबी रेखाएं दी गई है, ये है हमारा समांतर सिरा विन्यास। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन हम कर सकते हैं सिर्फ उनको देखकर। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। क्रियाकलाप नंबर 4। आवश्यक सामग्री साग पौधा, पॉलिथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागे, ये हमें चाहिएंगे। अगर हमें क्रियाकलाप करना है तो कितना चाहिएगा? हमें 2 दिन का टाइम लगेगा। जब धूप खिली हो, इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। मतलब कि हमें स्वस्थ पौधा लेना है, कोई बीमार पौधे की पत्ती हमें नहीं चाहिए। जैसे कि ये है, अगर यहाँ पे पूरा गमले के अंदर ये पौधा रखा हुआ है तो हमें क्या करना है? ये इधर गमला है, बहुत सारे इसके पत्तियां लगी हुई है इधर। हमें सिर्फ इसकी एक टहनी को लेना है। एक टहनी को लेकर उसकी जो आगे की कुछ पत्तियां हैं इनको हमें पॉलिथीन से यहाँ पर बांध देना है। जब हम इसको धूप के अंदर इस तरह से गमले के अंदर पौधा रखा रहेगा तो हम देखेंगे कि एक दिन 2 दिन के बाद इसके अंदर भाप सी जम जाती है। जैसे कि हल्की हल्की वाष्प की बूंदें होती है, वो थैली के अंदर हमें जमी हुई दिखाई देती है। जब ये बूंदे आपको दिख जाए तो थैली को हटा ले। थैली को इसके ऊपर रखेंगे तो फिर इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी और ये पत्तियां मर जाएंगी। जल की यह बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? अगर हम ये पॉलिथीन ना बांधते तो जो पौधे लगातार जल वाष्प को उड़ाते रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं, तो उसको हम नहीं देख पाते। इसको देखने के लिए हमने ये क्रियाकलाप किया था। अध्याय 5 में उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिससे जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। तो वे कौन कौन सी अवस्थाएं थी? जैसे कि संघनन था, वाष्पीकरण था, हिमकरण था। इनके बारे में हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिससे के कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलिथीन की थैली में दिखाई देने लगता है। वो प्रक्रम था संघनन। क्रियाकलाप नंबर 5। आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन, ये हमें चाहिए। इनके द्वारा हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। परख नली मतलब कि हमें परख नली के अंदर कितनी, एक पत्ती लेनी है और उसके अंदर इतनी स्प्रिट डालनी है जिससे कि पत्ती डूब जाए। अब इस परख नली को जल से आधा भरे और बीकर में रख दीजिए। बाकी के हिस्से को क्या करना है? हमें जल से भर देना है और उसको एक बीकर में रख देना है। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालिए। आप क्या देखते हैं? आपने प्रेक्षण की तुलना में अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों का उपस्थिति का परीक्षण किया था। इसमें देखो, जब हमने याद करो जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था, आयोडीन की कुछ बूंदे डालते ही जो कार्बोहाइड्रेट या मंड था वो बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता था। तो वही परीक्षण हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे भी हमने आयोडीन की बूंदे डाली तो क्या देखते हैं कि पत्ती में मंड है या नहीं? हाँ, पत्ती में थोड़ी सी मात्रा में मंड उपस्थित होता है। वो कहाँ से आता है? क्योंकि जो पत्ती होती है वो भोज्य पदार्थ बनाने का काम करती है। पत्तियों के द्वारा ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है? स्टार्च का निर्माण या भोजन का निर्माण होता है, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है या फलों के अंदर भी एकत्रित होते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्ती द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। विभिन्न भाग कैसे? जैसे कि जड़ में हो सकता है, तने में हो सकता है, फलों के अंदर एकत्रित हो सकता है।
अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों में जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य कौन करता है? यह कार्य जड़ें करती हैं। पौधे का जो जमीन के नीचे वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? जड़ें कहते हैं। चलो उनका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 6। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए, क्योंकि अकेले अकेले करेंगे तो ज्यादा काम हो जाए। चित्र में दिया गया है, हमने 2 पौधे लिए, एक ही खरपतवार के, एक में हम जड़ लगा दी, दूसरे की हमने जड़ों को काट कर लगा दिया। जब 1 हफ्ते बाद हम देखेंगे तो ये जड़ वाला जो पौधा था वो हरा भरा और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जबकि जो बिना जड़ वाला पौधा था वो सूख कर बिल्कुल यहाँ पर मर जाएगा। एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 7। आवश्यक सामग्री मक्का, चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भवित न बन जाए, मतलब कि अंकुरित होकर इस तरह के न बन जाए जैसे कि हमने पहले अध्याय में किया था। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद या फिर जो अंकुर है सरलता से रुई से बाहर खींचाता है? क्यों? नंबर 6 में हमने देखा कि हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए या फिर जकड़े रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी कॉटन के अंदर भी इसको करेंगे तो इसको खींचने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो एकदम से उसमें से नहीं गिरेगा, क्योंकि जो जड़ें होती है वो उसको मिट्टी को हो या फिर किसी भी पदार्थ में जिसमें भी वो हमने उगाया उसको पकड़ कर रखते हैं। इन्हें मिट्टी के पौधे का स्थिरक कहा जाता है। तो जड़ें क्या होती है? एक तो जितना भी जल है या भोज्य पदार्थ है उनको मिट्टी से सोख कर पौधे में ले जाने का कार्य करती है, और दूसरा कार्य क्या करती है? पौधे को स्थिर करके रखती है जिससे कि वो पौधा गिरे ना। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है, क्या जड़ें में भी विविधता पाई जाती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप नंबर 8। चित्र 7.16 जो सा ये वाला चित्र हमारा दिया गया है को ध्यान पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या ये चित्र 7.16 ए के समान दिखती है अथवा चित्र बी के समान दिखती है? तो ये क्या है हमारा? मक्का, चित्र नंबर 1 मक्का, और चित्र नंबर 2 है हमारा चना। चने और मक्के की जड़ें में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? तो देखिए, जो मक्का की जड़ है वो सीधी नीचे को जा रही है, जबकि जो चने की जड़ है उसमें से छोटी छोटी सी शाखाएं निकल रही हैं, जिनको यहाँ पर देखा जा सकता है। देखो, जो चने की जड़ है उसमें से क्या है? छोटी छोटी साइड में से भी शाखाएं निकल रही है, लेकिन मक्का की जड़ सीधी ही नीचे जा रही है। तो ये दोनों में अंतर है। क्रियाकलाप नंबर 9, जिसमें हम जानेंगे कि जड़ें कितने प्रकार की होती। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 की तरह होती है अथवा 6.B की तरह होती है? देखो, अगर जितने भी हम पौधों की जड़ें वहां से निकाल के देखेंगे, कुछ की जड़ें सीधी हो गई, कुछ की इस तरह से झाड़ीदार नीचे से जड़ें होगी या शाखाएं युक्त जड़ें होगी। तो कुछ की जड़ क्या होती है? नीचे, मतलब कि जैसे कि मुसल होती है, एक लाइन में चलती है, इस तरह से चलेगी। और कुछ की जड़ क्या होती है? रेशेदार या फिर झकड़ा जड़ें, जो नीचे से जकड़ कर या फिर जकड़ कर रहती है। तो 2 तरह की जड़ें यहाँ पर दिखाई गई है। 2 ही तरह की जड़ें होती है। ये एक लाइन जा रही है यहाँ पे बिल्कुल सीधी, तो ये क्या है? मूसला जड़। और जो इसकी साइड में निकली है, पार्श्व में निकली हुई छोटी छोटी जड़ें, ये क्या है? पार्श्व जड़ होती है। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधे के समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधे के समूह बी में रखिए।
समूह ए के पौधे की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों को देखिए तथा इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है, पता लगाइए। ये हमें क्रियाकलाप करना है। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी तो उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर भी उसका उत्तर दे सकता है। किस प्रकार दे सकता है? पौधों की पत्तियों को देखकर। पौधे का नाम अगर हमने यहाँ पर कोई टमाटर का पौधा ले लिया, उसका सिरा विन्यास कैसा होगा? उसका सिरा विन्यास होगा शाखीय। तो शाखीय है, जड़ का प्रकार उसका मूसला जड़ होगा। दूसरा, अगर हमने धान का पौधा या कोई भी पत्तेदार घास का पौधा ले लिया, उसका सिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर सिरा विन्यास होगा। जड़ का प्रकार कैसा होगा? झकड़ा जड़ उसकी होगी। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज लवणों को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों को जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। टेपियोका आपने खाया होगा, जिसको साबूदाना भी कहते हैं। हम पौधे के अन्य भाग भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। जैसे कहीं पे हम पत्ती खा सकते हैं, किसी की हम जड़ खा सकते हैं, किसी का तना खा सकते हैं, किसी के फूल खा सकते हैं, कुछ भी खाए जा सकते हैं अलग अलग तरह से। एक तना जो होता है वो दो तरफा मार्ग होता है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तने के द्वारा जो जल है और खनिज लवण वो पत्तियों तक पहुंचते हैं, और जो वहां से भंडारित हुआ या फिर बना हुआ भोजन है वो पौधे के बाकी भागों में पहुंचता रहता है। तो तने में जो तने में जल है वो ऊपर को जाएगा और जो भोजन है वो नीचे को आता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दो तरफा मार्ग कहते हैं। तो ऊपर की तरफ क्या जा रहा है? जल और खनिज, और नीचे की तरफ को क्या आ रहा है? भोजन। जो भी बना हुआ भोजन है वो सारा नीचे की तरफ को आता है। अब आएंगे हमारे पुष्प या फिर फूल जिनको कहते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र दिए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे की भली भांति पहचान कर सकते हैं और क्यों? देखो, अगर एक तो गुलाब के पौधे की टहनी है, एक इसमें सिर्फ पत्ती है और एक में इसमें फूल भी लगे हैं। अगर इसमें हम फूलों को देख ले तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किसका है? गुलाब का फूल है और ये गुलाब का पौधा है। क्रियाकलाप नंबर 10। आवश्यक सामग्री 1 पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी एक पौधे के 2 पुष्प। कौन कौन से? धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर। इनमें से किसी के भी 2-2 फूल हमें लेने हैं। जैसे कि अगर हमने गुड़हल का ले लिया और एक गुलाब का ले लिया। एक ब्लेड लेना है, स्लाइड अथवा कागज लेना है, आवर्धन लेंस और जल आवर्धन लेंस, जिसको हम लेंस कहते हैं, जिसमें से हम किसी भी चीज को बड़ा करके दे सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा आवर्धन लेंस कहलाता है। वे पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? तो देखो, जैसे कि ये तो है कली, जिसको कलिका कहते हैं। ये इसका बाह्य दल है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो खिले हुए पुष्प का सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला प्रमुख भाग वो क्या होती है? इसकी पंखुड़ियां होती है। पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती है। किसी की लाल होती है, किसी की पीली, किसी की गुलाबी, किसी की सफेद। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? देखो, जिसमें ये हमारी कलिका है। कलिका के बाद जो ये बाह्य दल होता है छोटी छोटी पत्तियों के समान ही दिखाई देता है, और ये पंखुड़ियां इसी के अंदर ही बंद रहती है। इसे क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल है? किसी के अंदर 4 होते हैं, किसी के अंदर 2 होते हैं, किसी के अंदर 3 होते हैं। क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं अथवा स्वतंत्र? आमतौर पर ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन किन रंग की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की कितनी संख्या है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल एवं पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग है या संयुक्त है? तो जो हमने 2-2 फूल लिए थे किसी भी इन चीजों के, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, तो इनका हमें ये चीजों का अध्ययन करना है। इन क्वेश्चनों का उसमें से अध्ययन हमें करना है। पुष्पों का प्रेक्षण। पौधे का नाम गुलाब। बाह्य दल की संख्या, बाह्य दल मान लिया इसके अंदर 5 या 6 हैं। जो इसका रंग होगा हरे रंग का होगा बाह्य दल। पंखुड़ियों का रंग गुलाबी। बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र है? स्वतंत्र होते हैं।
पंखुड़ियां सही जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है, पंखुड़ियां एक दूसरे से पृथक होती है। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, पुंकेसर भी स्वतंत्र होते हैं। स्त्री केसर उपस्थित है, अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है गुलाब के पौधे में। ये पुष्प के विभिन्न भाग दर्शाए गए हैं। यहाँ पर ये क्या है, परागकोश है, यहाँ पर ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है और ये बाहर इसकी पंखुड़ियां है और ये बाह्य दल इसका कहलाता है। ये बाह्य दल हो गया, पंखुड़ियां होगी, परागकोश हो गए, पुंकेसर और ये बीच में स्त्री केसर फूल का होता है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा उनके प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरिए। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं, जब पंखुड़ियां जुड़ी हो तथा जब पंखुड़ियां स्वतंत्र हो। तो अगर हम किसी भी पुष्प के हमें सभी भाग को देखने हैं, हम उसको तभी देख सकते हैं जब पंखुड़ी एक दूसरे से पृथक हो या फिर स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को आसानी से देख सकते हैं। तो जो धतूरे का पुष्प होता है सफेद रंग का, इस तरह से लंबा सा पुष्प होता है, तो इसको हम अंदर तक नहीं देख सकते, लेकिन इसको अगर हम बीच में से काट दे तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए और ध्यान से देखिए तथा उसके पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर की पहचान कीजिए। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है, अभी मैंने आपको ये चित्र समझा दिया था, दिखाए गए हैं। आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं। हाँ, ये पुंकेसर होगी और इसके आगे वाला हिस्सा क्या हो गया, परागकोश। अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। देखिए पुंकेसर का चित्र है, इसके 2 ही भाग है, ये तंतु हो गया और ये परागकोश हो गया। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो देखिए ये चित्र 2.4 इधर दिया गया है। तो जो स्त्री केसर है वो इस तरह का दिखाई देता है। इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय जो भी नीचे का फूला हुआ भाग है, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। तो ये हो गया हमारा स्त्री केसर। स्त्री केसर भी हो गया और पुंकेसर भी हमने पढ़ लिया। तो क्रियाकलाप नंबर 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए व बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 एक समान भाग में काट दीजिए। देखिए कैसे करना है। ये हमारा क्या है, स्त्री केसर, इसको हमें ब्लेड की सहायता से इस तरह से काट देना है। अंडाशय के काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की 1-1 बूंद डाल दीजिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से सूख जाएगा तो क्या होगा, ये एकदम से सिकुड़ जाएगा और हमें इसे ध्यान से नहीं देख पाएंगे। तो देखो डायग्राम में कटने के बाद हमें क्या दिखाई कि बीच में से क्या है, बीजांड। ये जो यहाँ पे जैसे कंकाल सा दिखाई दे रहा है बीच में, इधर से ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका बीजांड होता है, जो इसको काटने के बाद ही दिखाई देता है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्पों के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दल की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? तो पुष्प भी होते हैं। अब आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? हाँ बिल्कुल सहमत है, क्योंकि सभी पुष्पों की संरचना एक जैसी नहीं होती। गुलाब का पौधा गुड़हल के पौधे से या फिर सरसों के पौधे से बिल्कुल ही भिन्न होता है। विभिन्न पुष्पों के बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इसमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना व जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में ही पढ़ेंगे। तो हमने इस कक्षा में क्या क्या किया, पत्ती, तना, जड़ और पुष्पों के विषय में कुछ अध्ययन हमने किया। के प्रमुख शब्द, आरोही, ऊपर चढ़ने वाला या फिर आगे बढ़ने वाला क्या होता है, आरोही। संवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला क्या होता है, संवहन। जैसे कि जल का संवहन करने का कार्य तना करता है। विसर्पी लता, आगे बढ़ने वाली, फैलने वाली जो बेल होती है उसको विसर्पी लता कहते हैं। रेशेदार जड़, जिसको हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं, जो कि
ज्यादातर समांतर पर्ण विन्यास वाले पौधों में पाई जाती है। शाख जिनका तना हरा, कोमल व अधिक लंबा नहीं होता तथा शाखाएं कम होती है, वे शाख कहलाती है। पार्श्व जड़, जो मूसला जड़ होती है उसके साइड में से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, उनको पार्श्व जड़ कहते हैं। मध्य शिरा, पत्ती के शिरा विन्यास में जो बीच में से मोटी शिरा होती है उसको मध्य शिरा कहते हैं। शिरा विन्यास, जो पत्ती के अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो पत्ती के ऊपर की जो बारीक बारीक रेखाएं होती हैं उनको हम शिरा विन्यास कहते हैं, जिनको हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। बीजांड, बीजांड अंडाशय को काटकर जो अंदर में छोटे छोटे बीज समान संरचना दिखाई देती है वो बीजांड कहलाते हैं। समांतर शिरा विन्यास, वो शिरा विन्यास जिसमें शिरा के अंदर या पत्ते के अंदर लंबी लंबी रेखाएं या समांतर रेखाएं दिखाई देती है, वो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। पंखुड़ियां, फूल के बाहर वाली इस सुंदर जो आकर्षक हिस्सा होता है, फूल का जो मुख्य भाग होता है, पंखुड़ियां कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश व जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कहलाया जाता है। स्त्री केसर, पौधे फूल का वह भाग जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं, स्त्री केसर कहलाता है। जालिका रूपी शिरा विन्यास, जालिका रूपी शिरा विन्यास ऐसा होता है जिसके अंदर बीच में मुख्य शिरा होती है और किनारों से उसके जाली के समान संरचनाएं निकली रहती है, तो ये क्या होगा, हमारा जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। बाह्य दल, पुष्प के पंखुड़ियों के बाहर जो छोटी छोटी हरी पत्ती के समान संरचना होती है वो बाह्य दल कहलाती है। झाड़ी, झाड़ी एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जिसकी लंबाई बहुत अधिक नहीं होती, तना उसका कठोर होता है लेकिन बहुत अधिक मोटा नहीं होता है, जैसे कि नींबू का पेड़ या फिर झाड़ी होता है। पुंकेसर, पौधे का वह भाग जिसके ऊपर मूसला जड़, मूसला जड़ वे जड़ें होती है जो एक सीधी रेखा में चलती है तथा जिनके साइड में पार्श्व जड़ें निकली रहती है। वाष्पोत्सर्जन, जलवाष्प उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे जो जल को भाप बनाकर उड़ा देते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वृक्ष, वृक्ष एक ऐसा पौधा होता है जिसका तना लंबा होता है तथा शाखाएं ऊपर की तरफ से निकलती है। शिरा, पत्तियों के बीच की संरचना में जो लंबी लंबी लाइनें या फिर शिराएं दिखाई देती है वो शिरा कहलाती है। पाठ का सारांश आ गया। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है या जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ व रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां को जल व पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर व स्त्री केसर होते हैं। अब आगे हैं हमारे अभ्यास के प्रश्न। निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तना मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है। तना जड़ों से खनिज लवण व जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो अवशोषित करने का कार्य है वो किसका होता है, जड़ों का। तो जड़ मिट्टी से, यहाँ पे तने के स्थान पे आ जाएगा जड़। पत्तियां पौधे को सीधा करके रखती है, नहीं, जड़ें पौधे को सीधा खड़ा करके रखती है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, नहीं, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। पुष्प में पुंकेसर व पंखुड़ियों की संख्या सदैव समान नहीं होती। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हैं तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, यह आवश्यक नहीं है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी है तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा नहीं होगा। निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती, मूसला जड़, एक पुष्प का भी, मतलब किसी न किसी का, किसी भी पुष्प का जिसका हमने पहले अध्ययन किए हैं उनके, हमें एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया था उसका हमें चित्र बनाना है। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल है? सरसों का पौधा। पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने का कार्य होता है संवहन का।
निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिलाविन्यास पाया जाता है? तुलसी में पाया जाता है, धनिया में पाया जाता है, गुड़हल में पाया जाता है। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्तियां का शिलाविन्यास किस प्रकार का होगा? तो उसकी शिलाविन्यास किस प्रकार का होगा? समांतर शिलाविन्यास होगा। यदि किसी पौधे की पत्ती जालिका रूपी है तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? मूसला जड़ें उसकी होगी। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या जकड़ा जड़? हाँ बिल्कुल, उसका समांतर शिलाविन्यास है तो उसकी मूसला जड़ होगी, और अगर समांतर शिलाविन्यास है तो जकड़ा जड़ होगी, और अगर जालिका रूपी शिलाविन्यास है तो जड़ें होगी उसकी मूसला जड़। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। लिख सकते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? घास में फूल नहीं होते, मक्का में फूल नहीं होते, गेहूं में नहीं होते, मिर्च में फूल होते हैं, टमाटर में होते हैं, तुलसी में भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, पीपल में नहीं होते, शीशम में नहीं होते, बरगद में भी नहीं होते, आम में नहीं होते, जामुन में नहीं होते, अमरूद में फूल होते हैं, अनार में फूल होते हैं, पपीते में नहीं होते, केले में होते हैं, नींबू में भी होते हैं, गन्ने में नहीं होते, आलू में नहीं होते, मूंगफली में भी फूल नहीं होते। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो आपने जिससे भोजन बनता है तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है तथा इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? अंडाशय फूल में मिलता है। ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हो। इनके नाम भी हम अपने पुष्पों में से लिख सकते हैं। तो पौधों को जानिए पाठ नंबर 7 हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।